लेकर चलाना, ये कहीं ना कहीं दिल्ली के प्रदूषण को भी ऐड करती हैं। ये बढ़ावा देती हैं प्राइवेट जो 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स और प्राइवेट कार्स को, क्योंकि लगातार हमने देखने में आया है कि बसें लगातार घट रही हैं और लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है कि वो अपने प्राइवेट व्हीकल्स पर चलने के लिए मजबूर हो जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो CSC के डाटा के अनुसार जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो लगभग 51% इन वाहनों की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं जहां महंगाई, बेरोजगारी, गरीब आदमी की पॉकेट पे वार के साथ साथ ये कहीं ना कहीं दिल्ली का जो वातावरण है उसको भी खराब करने में DTC और इस सरकार की लापरवाही साफ नजर आती है। हमारा ये कहना है कि इस सरकार को सिर्फ वादे और बातें से उठकर कहीं ना कहीं इनको धरातल पर वो चीज़ करने की ज़रूरत है। आज दिल्ली का विशेष रूप से गरीब तबका और जो सुदूर गांव की तरफ लोग रहते हैं उनके लिए कम्यूटिंग आज एक सपना भर रह गया है और वो पूरी तरीके से अपने प्राइवेट व्हीकल्स पर डिपेंडेंट हो गए। साथ ही इसी तरीके से जहां बसों की बात मैंने की, एक और आप लोगों ने अभी जानकारी में आया होगा कि दिल्ली में UER 2 के नाम से एक तीसरा रिंग रोड दिल्ली के लिए बनाया गया है। मुझे खुशी है ये बात कहते हुए कि इसका जो प्रारूप तैयार हुआ वो 2012 में हुआ, जब कांग्रेस की सरकार थी। अजय जी उस समय UD मिनिस्टर हुआ करते थे और मास्टर प्लान के निरंतर रिव्यू में ये बात 2012 में सामने आई कि दिल्ली को एक तीसरे रिंग रोड की ज़रूरत है। हमें खुशी है कि दिल्ली ने, कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली को 2 रिंग रोड पहले से दिए, जिसकी वजह से हमारा चलना बहुत आसान हुआ। लेकिन समय के अनुसार एक तीसरे रिंग रोड की ज़रूरत थी, जिसका सपना कांग्रेस की सरकार के दौरान हमने देखा। उम्मीद थी कि ये सपना समय पर साकार होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि लगातार निरंतर इसमें डिले होते हुए 2012 वाला जो काम था वो 2025 में पूरा हुआ और इसमें बहुत सारे करप्शन के चार्जेस भी इस दौरान CBI की इंक्वायरीज इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगी। मुझे ये कहते हुए बहुत बड़ी शर्म आती है कि ये वही UER 2 है जो देश में सबसे महंगा, प्रति किलोमीटर अगर मैं बात करूं तो रोड बनने का काम इसी UER का हुआ। लगभग 150 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के रेट से ये रोड तैयार हुआ है। आपको पता है कि अभी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बड़े शो के साथ इसका प्रचार किया, बताया कि 11,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है और अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं जो 55 किलोमीटर वो है तो उसके अनुसार 34 किलोमीटर जो है उसमें लगभग 150 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर की लागत इस UER में आती है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोजेक्ट बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन लगातार डिले के बाद ये शुरू तो हुआ, लेकिन इसमें एक और कीर्तिमान दिल्ली के लिए, बहुत दुख की बात है कि दिल्ली के लिए एक बहुत ही महंगा टोल, और ये भी मैं कहूँ कि दिल्ली में पहली बार दिल्ली के कम्यूटर्स के ऊपर टोल लगाया जा रहा है। तो ये पहला ऐसा रोड है जिसके ऊपर इस तरीके का टोल लगाया जा रहा है। हमारा ये मानना है पूरे देश में जहाँ से ये रोड निकलते हैं, जहाँ से भी नेशनल हाईवेज निकलते हैं,
वहाँ पर अक्सर ये देखा गया कि जो 20 किलोमीटर की रेंज के गांव आते हैं या वहाँ की हैबिटेशन होती है, तो उनको उसको फ्री यूज़ करने का प्रावधान किया जाता है। लगभग 150 रुपये महीना जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनसे चार्ज किया जाता है, और जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनके भी रेट्स काफ़ी कम रखे जाते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा पहला रोड है जिसमें दिल्ली के पड़ोस के लोग जिनकी ज़मीनें इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने एक्वायर की, वो मार्क मुझे याद है 22 से 23 लाख रुपए पहले सर्कल रेट हुआ करता था। लेकिन मैं अलग भी लूँगी, आप लगा दीजिए। लगा जी सर, आप जो सौरभ भारद्वाज के घर के जो ईडी का छापा पड़ा है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सौरभ भारद्वाज जी के घर पर छापा पड़ा है। इस तरीके से लगातार जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर इस तरीके के छापे पड़ रहे हैं। ईडी पूरी तरीके से सरकारी इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है। मेरा ये मानना है कि कोई भी शिकायत होती है, कोई डिस्क्रिपेंसीज, कोई एनोमिनिटीज़ सरकार के व्यक्ति के फंक्शनिंग में मिलती है, कोई आरोप लगते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन एक नॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन ये देखने में आया कि पिछले 11-12 साल से जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये ढूंढ कर ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करते हैं। वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में प्रेशर बिल्ड करते हैं और जब वो नेता भाजपा में चला जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो रुक जाती है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्या इनको लॉजिकल एंड तक ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहीं ना कहीं एजेंसीज की है। लेकिन देखने में आया कि पिछले 11-12 साल में बहुत ही नेग्लिजिबल चार्जशीट फाइल की गई है, और जो चार्जशीट फाइल भी की गई है वो ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ की गई है। तो कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आता है कि ये भी एक पॉलिटिकल जो है वो दबाव बनाने का एक राजनीतिक खेल है। इससे पहले भी सत्येंद्र जैन पर भी आरोप लगे थे कि चार्जशीट में क्लियरेंस दे दी है, तो इसके बाद कैसे देते? क्योंकि आए दिन तो फर्स्ट पे ईडी हो या सीबीआई का तो छापा पड़ते रहते हैं। मैंने वही कहा ना कि ये अब पूरी तरीके से पॉलिटिकल टूल बन के रहे, जो बहुत दुखद है। और इस लोकतंत्र में इस तरीके की कार्रवाई की हमेशा बरसना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को किसी के भी हाथ का कठपुतली नहीं बनना चाहिए। इससे सरकार आज एक है, कल दूसरी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 11 सालों में पॉलिटिकल टूल बन के रह गए हैं, ये बहुत लोकतंत्र के लिए खतरा है। सर